हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस3 स्टडी सर्कल। आज हम टी एस केरेवाल की क्लास 11th की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो में हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंट्स जो होती है वो बिज़नेस की उसे लैंग्वेज माना जाता है। अब बिज़नेस में अकाउंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में हमें अपने अगर फाइनेंशियल डाटा को मेंटेन करके रखना होगा तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? अकाउंट्स की हेल्प से ही कर सकते हैं हम। तो अकाउंट्स जो होती है वो हमें बहुत हेल्प करता है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसे हम अच्छे से मेंटेन करके रखें, ताकि एट द एंड जब हमें उसकी डिसीजन लेने के लिए जब हमें वो डाटा की ज़रूरत होगी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हम अपने बिज़नेस के लिए जितने भी रेलेवेंट डिसीजंस होते हैं वो तभी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स इज़ एसेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब अकाउंट्स को समझने के लिए, अब जब हमें बिज़नेस में अकाउंट्स ज़रूरी होता है तो हमें अकाउंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो अकाउंट्स समझने के लिए हमें कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो अब हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है, तभी हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम उससे एक ऐसा डाटा तैयार कर सकते हैं ताकि हम डिसीजंस ले सकें अपने बिज़नेस के लिए, जो भी रेलेवेंट डिसीजंस होते हैं। अब हमारी पहली टर्म आती है एंटिटी। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज और नॉन बिजनेस एंटिटी। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज ऑटो, मारुति एंड टिस्को। अब एंटिटी क्या होती है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है राम, उसने अपना एक बिज़नेस शुरू करा छोले भटूरे का। राम जो है उस बिज़नेस का ओनर होगा, मतलब बिज़नेस एंटिटी अलग होगी और राम जो है उस बिज़नेस एंटिटी का ओनर है। बिज़नेस एंटिटी जो है उसकी एक अलग पहचान है, उसको हमने एक अलग नाम देंगे उस बिज़नेस को, और राम जो है उस बिज़नेस का ओनर है, तो वो जो है उसकी एक अलग पहचान है। वो सिर्फ उस बिज़नेस पे ध्यान देता है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमम गेन करने में हेल्प करता है अपने ऐसे डिसीजंस लेके, लेकिन वो उस बिज़नेस का ओनर ज़रूर है, लेकिन उसकी एक अलग एंटिटी मानी जाएगी। अगर हम जब भी उस शॉप पे खाना खाने के लिए जाएंगे, हम उसके ओनर को नहीं जानेंगे, हमें उसके बिज़नेस के नाम से पता होगा, हमें शॉप के नाम से पता होगा कि हाँ, हमने इस जगह की ये चीज़ खाई थी तो हमें ये चीज़ यहाँ से अच्छी लगी थी। तो हम उसके ओनर से नहीं जानेंगे उसको, हम उसके बिज़नेस नेम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, ये तो ये जगह थी, हमने यहाँ से ये खाना खाया था। तो इसीलिए बिज़नेस जो है उसकी एक अलग पहचान बोली गई है अकाउंट्स में, और राम जो है उसका ओनर जो होगा उसकी एक अलग पहचान बताई गई है। तो बिज़नेस और उसका ओनर जो होती है वो एक दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो दोनों सेम नहीं होते हैं, उनकी एक सब सेपरेट अलग से एंटिटी बोली गई है। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है कैपिटल। क्लेम ऑफ द ओनर्स और प्रोप्राइटर इन द बिज़नेस। अब ओनर और प्रोप्राइटर जो होते हैं एक ही इंडिविजुअल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि ओनर होता है। जैसे हमारे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, राम ने जब अपना बिज़नेस शुरू किया तो राम जो है ओनर है, तो ओनर के साथ साथ उसको हम प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। दो वर्ड्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे। तो राम जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उसने छोले भटूरे का, तो उसके अंदर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट भी तो किया होगा ना। हम जैसे देखते हैं कि कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्टअप करता है तो उसमें कहते हैं ना कि वो उसने अपना पैसा इतना लगाया है, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में उसने इतना पैसा लगाया। तो ओनर जो अपना पैसा लगाएगा बिज़नेस में, जो राम ने अपना पैसा स्टार्टिंग में लगाया होगा, जैसे 1 लाख या फिर 2.5 लाख जो भी है, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? जो 1 लाख होगा वो ओनर की कैपिटल होगी, जो उसने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करी है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल को हम ओनर्स की इक्विटी भी बोलते हैं क्योंकि ये ओनर का क्लेम होता है, और इसको नेटवर्थ भी बोला जाता है। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। अब राम ने जब अपने बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले तो उसने क्या ख़रीदा होगा? लैंड ख़रीदा होगा। लैंड के ऊपर उसने अपनी एक अच्छी सी शॉप बनाई होगी, बहुत अच्छा सा नया नया इंटीरियर लगवाया होगा उसने, अच्छे से लाइट्स वगैरह लगवाई होंगी। फिर उसके बाद उसने वहाँ पे इक्विपमेंट्स जो उसको चाहिए होंगे, जो ज़रूरी होंगे, जैसे काउंटर लगवाते हैं, उसने यूटेंसिल्स लिए होंगे अपना खाना बनाने के लिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, और गैस स्टोव वगैरह लगवाएगा, सिलेंडर लगवाएगा, ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद वो लोगों के बैठने के लिए, ताकि
ताकि लोग आराम से बैठ के वहाँ पे खा सकें, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए वहाँ पे वो फर्नीचर लगवाएगा, टेबल लगवाएगा, चेयर्स लगवाएगा, और ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो उनके हिसाब से बैठने के लिए लगवाएगा, सब कुछ इंतज़ाम करेगा, एसी वेसी सब कुछ लगवा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका एसेट्स बनेंगे, जिन रिसोर्सेज से बिज़नेस को फ्यूचर में बेनिफिट हो, उन सब चीज़ों को एसेट्स बोला जाता है। तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हो गए, लैंड हो गई, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारे जो है हमारे एसेट्स हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, जैसे हमें प्रॉफिट होगा। तो इन सब चीज़ों को एसेट्स बोला जाता है। हमारी अब ये नेक्स्ट टर्म आती है लाइबिलिटीज़, क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। अब राम ने अपनी शॉप में एक नया फ्रिज लगवाना है, लेकिन उसके पास उस फ्रिज को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। वो फ्रिज जो है 80,000 की है, लेकिन उसके पास जो पैसे हैं 40,000 है। अब उसको जो बाकी के बचे हुए 40,000 है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, शाम के पास जाता है, उससे वो बताते हैं कि मेरे को अपनी शॉप के लिए ये नया फ्रिज लेना है, वो 80,000 का है, मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, अगर तू बाकी के 40,000 दे देगा तो मैं तेरे को इन फ्यूचर बाद में पे कर दूँगा वो वापस, लेकिन अभी के लिए अगर तू मेरे को दे सकता है तो मैं अपनी शॉप में लगवा लूँगा। तो शाम उसको देने के लिए हाँ कर देता है। तो शाम ने जो उसको 40,000 दिए, वो अमाउंट जो होगा वो हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटी बन गई। तो वो जो अमाउंट है वो हमारी लाइबिलिटी बन गई, और जो शाम हो गया वो हमारे बिज़नेस का क्रेडिटर बन गया, जिसने हमें उधार पे पैसे दिए अपने बिज़नेस में एक नई चीज़। जैसे हमें अब वो फ्रिज लेना था, हमारे बिज़नेस में कुछ ऐसा नया अपग्रेड करने के लिए हमने उससे पैसे लिए, वह अमाउंट हमारी लाइबिलिटी बन गई, एक उधार हो गया हमारे ऊपर, जो हमें इन फ्यूचर में पे करना ही करना है। जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे, हमें बिज़नेस में जैसे ही पैसे आएंगे तो हमें सबसे पहले उसकी ये उधारी उतारनी पड़ेगी, और हमारा जो क्रेडिटर है हमें उसको क्रेडिटर से हटाना पड़ेगा। अब हमने इस एग्जांपल से 2 टर्म समझ ली, एक आ गई लाइबिलिटी, हमने वो समझी जो अमाउंट है जो हमने उधार पे लिया, और क्रेडिटर जो शाम हमारे बना। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ड्राइंग्स, अमाउंट गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब राम ने अपने बिज़नेस में से कुछ पैसा निकाला, और वो अपने क्या कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए उसने उस पैसे को निकाला और जाके उसने यूज़ कर लिया। उसने स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई कि उसको किस लिए चाहिए, बिज़नेस के लिए चाहिए, उसने साफ बोल दिया कि वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। तो जब ओनर जो है बिज़नेस में से पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। जब ओनर अपनी ड्राइंग्स निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस पैसे को निकाल लेता है, तो उसके कैपिटल में से वो अमाउंट जो होता है माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि उसने वो पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। तो वो अमाउंट जो होगा हम कहाँ से माइनस करेंगे, अपने डाटा को तो हमें मेंटेन रखना ही है ना, इक्वल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वो पैसे को उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है रिवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस और बोथ। अब रिवेन्यू किसे बोला जाता है। अब राम ने अपना जब सामान बेचा, जब उसने वो छोले भटूरे की एक प्लेट एक आदमी को बेची, तो उसको बेचने के बाद जो उसको जितने पैसे मिले 40-50 रुपये, तो वो उसने अपना गुड बेचने के बाद जो उसे इनकम मिली तो उसे रिवेन्यू बोला गया। अब हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हमारी जो पुराने ईयर्स की बुक्स होती हैं, जो भी 10th की बुक्स हैं, हमने जब हमारा रिज़ल्ट आ गया तो हमारी मम्मियाँ करती हैं कि वो उस बुक्स को उठा के कबाड़ी को बेच देती है। तो वो बुक्स जो हैं कबाड़ी को बेचने के बाद जो हमें पैसे मिलता है उसे रिवेन्यू बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंट और इनकर टू अर्न रिवेन्यू। अब राम ने अपना क्या कहते हैं रिवेन्यू अर्न करने के लिए जो पैसा लगाया, मतलब उसने क्या कहते हैं जब उसने जो एक प्लेट छोले भटूरे की बेचने के लिए जो उसने 50 रुपये कमाए, उससे पहले उसने उस छोले भटूरे को बनाने के लिए जो पैसा लगाया होगा, जैसे मसाले लेके आया, छोले लाना, मैदा लाना, जो भी तेल रिफाइंड वगैरह ये सब कुछ लेके आया, तो ये सारा उसका खर्चा हुआ। उसने उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो ये अपना एक्सपेंस करा, उसने ये जो अमाउंट लगाया, तो उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल में इसमें आ जाता है रेंट देना। उसने अगर शॉप जो है उस शॉप का रेंट दिया होगा तो उसे भी एक्सपेंस बोला जाएगा। यूटिलिटीज़ जो हमने अभी देखी, जो इंग्रेडिएंट्स वो लेके आया सामान बनाने के लिए, वो भी उसका एक एक्सपेंस हो गया। अगर उसने वर्कर रखे होंगे तो उनको सैलरीज़ देगा, वो भी एक एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेंस में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। फार्मूला,
प्रॉफिट जो है इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, और इसका अदर नेम्स जो होते हैं नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अब प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट, अगर राम ने अपनी एक प्लेट बनाने के लिए, एक प्लेट छोले भटूरे बनाने के लिए उसका जो पैसा लगा वो थे 40 रुपीज़, लेकिन उसने जब अपनी वो एक प्लेट छोले भटूरे की जब बेची तो उसको मिला कितना, 50 रुपीज़ में उसने बेची। एक्सपेंस जो उसने किया था 40 रुपये का किया, लेकिन उसने आगे बेची वही प्लेट, जब उसने 40 रुपये की आगे बेची 50 रुपये में, तो वो जो 10 रुपये थे, जो 40 से 50 के बीच का जो डिफरेंस था, वो जो 10 रुपये हैं वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा कि उसने सामान बनाने के लिए 40 रुपये लगाए, लेकिन जब उसने आगे बेचा तो वो 50 में बेचा, तो वो जो 10 रुपये हो गए वो राम का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट और रिवेन्यू जो होते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं। रिवेन्यू उसको बोला जाता है जिसमें हम अपने सामान को बेचते हैं, जो अमाउंट हमें मिलता है, लेकिन प्रॉफिट उसे बोला जाता है जो हमें रिवेन्यू से ऊपर की इनकम बोली जाती है। अब हमारा रिवेन्यू जो था वो हमारा 40 रुपये था, लेकिन उसके ऊपर ये जो इनकम हमारी 10 रुपये आई उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे कि हमारे बिज़नेस के में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इतनी प्लेट पे। नेक्स्ट आती है डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज़र और एफ्लिक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड व्हीकल्स। अब हमने क्या कहते हैं हम लोग अगर एक कोई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी हमने ली 3 लाख में, लेकिन अगर हम उसी गाड़ी को 2 साल बाद जब हम बेचने जाएंगे तो क्या वो गाड़ी 3 लाख में बिकेगी? उतने में तो नहीं बिकेगी ना जितने में हमने ख़रीदी होगी, तो उससे कम में बिकेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा एसेट होता है, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू जो होती है गिरती चली जाती है। जो कार है वो हमारी एसेट ही तो हुई, तो एसेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है तो उसकी बुक वैल्यू जब कम होती जाती है, तो उस गिरावट को जो उसकी बुक वैल्यू में डिक्रीज़ होती रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाना, तो उसे हम डेप्रिसिएशन में गिना जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन कब होती है? या तो जब हमारा एसेट टाइम टू टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिर जाए तो, या फिर जब हम उसे यूज़ करते रहते हैं तब भी उसके अंदर कुछ ऐसी क्या कहते हैं वो टूट जाए, तब भी जब हम उसे बेचने जाएं तब भी वो कम रहेगा, तब भी वो कम में बिकेगा, तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। इम्पॉर्टेंस, इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज। अब अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अगर हमने अपनी एक प्लेट छोले भटूरे की कस्टमर को बेची, उसने खा भी लिया, लेकिन बाद में किसी इशू की वजह से वो हमें पेमेंट नहीं कर पाता है, या तो उसके पास कैश नहीं होता या फिर वो पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखेंगे। क्योंकि हमने अपनी गुड्स की सेल कर दी, हमने उसको एक छोले भटूरे की प्लेट दे दी, उसने खा ली, लेकिन अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखा जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमारे फ्यूचर में जब वो हमें जब भी पेमेंट करेगा तो उससे हमारा कैश का इनफ्लो आएगा। नेक्स्ट आती है ट्रेड पेएबल्स, अमाउंट पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। इसकी सिग्निफिकेंस, रिप्रेजेंट्स फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास कैश का इनफ्लो होना होता है, हमारे पास पेमेंट आनी होती है, वैसे ही ट्रेड पेएबल्स में उल्टा हो जाता है। अगर राम ने अपने शॉप में जो भी उसने इंग्रेडिएंट्स लेने थे वो इंग्रेडिएंट्स लेके आया, लेकिन उसके पास उसको पैसे देने के लिए था नहीं, पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो वो उन गुड्स को जो भी वो उसने इंग्रेडिएंट्स खरीदे तो उसको वो क्रेडिट पे लेके आ गया, उधार पे लेके आया, तो वो पेमेंट जो है हमें अभी करनी है, वो हमारी तरफ से अभी जानी है। तो जब भी हम उसको पे करेंगे तो वो ट्रेड पेएबल्स में लिखा जाएगा वो पेमेंट को, कि अभी हमने अपने इस इंग्रेडिएंट्स का जो पैसा है वो अभी हमें इस शॉप के ओनर को इन फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी है, तो इसको हम ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा फ्यूचर में इसका कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब हमारे पास से कैश का जाएगा, कैश जो होगा हमारे पास से जाएगा। हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स में होता था कैश का इनफ्लो होगा, कि फ्यूचर में जब भी हमारे पास पेमेंट आएगी तो उससे कैश आएगा, लेकिन पेएबल्स में उल्टा हो जाता है, इसमें कैश का आउटफ्लो होता है क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। नेक्स्ट आती है बैलेंस शीट, अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बैलेंस शीट जो होती है हमारी सारी, जब हम एंट्रीज अकाउंट्स में कर देते हैं तो सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो होती है बैलेंस शीट। उसमें हमारी एक साइड पे हम सारे एसेट्स को लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं, फिर दूसरी साइड पे राइट साइड पे हम अपनी लायबिलिटीज़ लिखते हैं विद अमाउंट, और जब हमारे इन दोनों के अमाउंट को टोटल करने पे वो दोनों सेम आते हैं तो हमारा बिज़नेस जो है एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हमारे
बिज़नेस में लाइबिलिटी साइड जो है वो ज़्यादा होती है, एसेट साइड कम होती है। तो इसका मतलब हमारा जो बिज़नेस है उसमें अभी हमें अपने एसेट साइड्स को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो हमारा कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कमाना जो होगा, प्रॉफिट का मैक्सिमाइज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पैसा तो बाहर ही चले जाएगा। तो इसलिए बैलेंस शीट का बनना लास्ट में ज़रूरी होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड करने होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, और इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अब लास्ट टर्म आती है एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में जब हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंस हो जाते हैं, जब उनका हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा रिवेन्यू आ गया, हमारा एक्सपेंस आ गया, तो भले ही उसमें हमारे पास कैश अभी आया ना हो, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें रिवेन्यू एक्सपेंस का हो गया आना जाना, तो हम उसको तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कैश बेस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे पास कैश एक्सचेंज नहीं होता है, जब तक हमारा रिवेन्यू में कैश आता नहीं है या फिर एक्सपेंस में कैश जाता नहीं है, तब तक हम उसको अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आई होप आप सबको इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो थी वो समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।